आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ की तंग गलियों के बीच में एक ऐसा मकबरा दिखाने लाया हूं जो उर्दू अदब के बेताज बादशाह हैं। आज अगर उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा कोई पढ़ा जाता है, कोई सुना जाता है तो वो वही शायर है जिसको आज हम दिखाने लाए हैं, जिसका मकबरा दिखाने लाए हैं। आप देखेंगे सामने कितनी बोसीदा सी मेहराब नज़र आ रही है और उसके सामने देखेंगे आपको खड़ी हुई सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। इसी के अंदर मौजूद हैं मीर अनीस का मकबरा। आज हम आपको वो दिखाने लाए हैं। हम आपको उनका इतिहास, उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हर वो तमाम बात बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता होगी, क्योंकि मीर अनीस तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले और पढ़े जाने वाले शायर तो हैं, लेकिन लोग उनके मकबरे और उनकी ज़िंदगी के बारे में शायद कम ही जानते हैं। आज हम आपको सब कुछ बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। हम ऊपर चलते हैं। देखिए, ये एक सीढ़ी है खड़ी हुई और यहाँ पर हम आते हैं तो एक लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है, ये उसी वक्त का लगा हुआ है। और ऊपर आते हैं जब हम इस मकबरे के, तो देखिए चौड़ी यहाँ पर एक प्लेटफार्म जैसी सीढ़ी है। यहाँ पर एक चैनल लगा हुआ है, हालांकि ये अभी हाल में ही लगाया गया था क्योंकि ये उस वक्त का नहीं है। अंदर आ रहे हैं तो सामने आपको नज़र आएगा मीर अनीस साहब का मकबरा, जो अपने कलाम, अपने अंदाज़ की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हम आपको इस मकबरे के पास लेके चलेंगे और सारी बातों से रूबरू कराएंगे। इधर देखिए, आपको ये लोहे की जो रेलिंग लगाई गई है, हालांकि ये अभी हाल में लगाई गई है सुरक्षा के लिए। और यहाँ से शुरू होता है मकबरा। हम यहाँ पर आए तो देखिए सामने आपको 3 मेहराब नज़र आ रही है। मेहराब के कंगूरे कितने शानदार कटे हुए हैं, बहुत ही सादगी से प्लास्टर किया गया है। यहाँ पर आपको कोई नक्काशी नहीं मिलेगी। और अंदर है मीर अनीस की कब्र। यहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर इनकी विलादत और वफ़ात के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दफन है उर्दू अदब की एक ऐसे शायर जिन्होंने मरसिया ख़ानी को एक नया आयाम दिया था। हम आपको इस मकबरे के बारे में और बताएं और यहाँ की चीज़ों को दिखाएं, उससे पहले हम आपको मीर अनीस साहब के बारे में बता दें, जिससे कि आपको इनके बारे में जानने और समझने में आसानी हो। 1804 ईस्वी में फैज़ाबाद में मीर अनीस साहब की विलादत हुई थी। मीर अनीस साहब का पूरा ख़ानदान, खानवादा शायर हुआ करता था। आपके परदादा शायर थे। मीर अनीस साहब के दादा मीर हसन एक मसनवी के बहुत बड़े शायर थे और उनकी एक अपनी पहचान थी। लेकिन मीर अनीस साहब ने उनसे अलग हट के मरसिया ख़ानी में जो अपनी पहचान बनाई और दुनिया में ये साबित कर दिया कि मसनवी शायरी से ज़्यादा मरसिया ख़ानी को लोग पसंद करते हैं। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसको पढ़ा जाता है, जिसको सुना जाता है, तो मीर अनीस साहब के कलाम हैं। इन्होंने मरसिया ख़ानी को जो एक आयाम दिया है वो अपने आप में बहुत ही अलग है। मीर अनीस साहब के बारे में और बताएं, उससे पहले आपको यहाँ की बनावट दिखा दें तो और आपको आसानी होगी। देखिए, इस तरफ भी आपको 3 मेहराब नज़र आएगी। ये मेहराब आपको थोड़ा सा पतली नज़र आएगी और ये मेहराब चौड़ी नज़र आएगी। फिर जब आप बगल में जाएंगे तो उसके मेहराब पतली नज़र आएगी। लेकिन सामने की जो मेहराब है ये काफ़ी ऊंची और चौड़ी है, और जैसी मेहराब आपको इस तरफ नज़र आएगी वैसी ही मेहराब आपको इस तरफ भी नज़र आएगी। दोनों मेहराब की डिज़ाइन और बनावट एक जैसी है। छत की अगर बात करें तो देखिए, बहुत ही सादगी से छत बनाई गई है। बीच में थोड़ा सा प्लास्टर के ऊपर जो है नक्काशी की गई है, लेकिन यह मकबरा बहुत ही सादगी से बनाया गया है। जिस तरह मरसिया ख़ानी में इनके कलाम दर्द भरे हुआ करते थे। मरसिया ख़ानी क्या है वो हम आपको थोड़ा सा बता दें जिससे कि आपको और आसानी हो। मरसिया ख़ानी उसको कहते हैं कि वाक़े करबला और इमाम हुसैन की शहादत के बारे में जो कविता के ज़रिए पढ़ा जाए उसको मरसिया ख़ानी कहते हैं। और इसी विद्या को, इसी चीज़ को मीर अनीस साहब ने जो मुक़ाम दिया वो ता क़यामत तक रहेगा। लोग इसको पढ़ते रहेंगे क्योंकि मीर अनीस साहब का जो कलाम है वो आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। साहब के बारे में और बताएं तो उससे पहले आपको चारों तरफ का यहाँ पे दिखा दें कि देखिए, यहाँ पर सामने आपको उस वक्त की बाउंड्री नज़र आ रही है।
हालांकि ये बाउंड्री बहुत छोटी है, लेकिन जब बनाई गई थी तो आप सोच सकते हैं कितनी खूबसूरत रही होगी। हालांकि ये बरसात का मौसम है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ जंगली घास और बेल निकल आई है। और इधर का हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए एक मिंबर रखा है। यहाँ पर अक्सर प्रोग्राम होता है, यहाँ पर मरसिया खानी होती है मीर अनीस साहब के इस मकबरे में। हम आपको मीर अनीस साहब के बचपन से जुड़ी कुछ बातें बताएं। मीर अनीस साहब जब 3-4 साल के थे तभी से उनको शायरी का शौक़ हो गया था। बचपन में ही उन्होंने एक शेर लिखा। उन्होंने डरते डरते अपने वालिद, जिनका नाम मीर मुस्तहसिन खालिक था, उनको दिखाया। उन्होंने अनीस साहब के शेर को देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी आपकी उम्र पढ़ाई की है, अपनी तवज्जो आप पढ़ाई पर दीजिए और उसके बाद आप शायरी पे तवज्जो दीजिएगा। फिर अनीस साहब ने अपनी तालीम हासिल करना शुरू कर दिया, लेकिन जो शायरी उनके अंदर पनप रही थी, 13-14 साल की उम्र में ही इनके वालिद ने शायरी सीखने के लिए शेख इमाम बख्श नासिक साहब के पास भेज दिया गया। जब उन्होंने मीर अनीस साहब का कलाम देखा तो कोई इस्लाह नहीं की और आपके वालिद से बताया कि मीर अनीस के जो कलाम हैं एक आला दर्जे के हैं, और उन्होंने ही इनको एक नया नाम दिया। जो अनीस तखल्लुस है वो इनके उस्ताद मोहतरम का दिया हुआ है। इनके उस्ताद ने कहा कि आप मीर अनीस के नाम से अपने कलाम को लिखिए। उससे पहले आपका नाम हर्जी हुआ करता था, मीर बाबर अली हर्जी कहे जाते थे, लेकिन उनके उस्ताद ने इनको मीर बाबर अली अनीस कहा और इसी नाम से आज पूरी दुनिया में इनकी शोहरत है। वक्त बदलता रहा, धीरे धीरे मीर अनीस साहब लखनऊ आ गए और आपने नवाब गाज़िउद्दीन से लेकर नवाब अमजद अली ख़ान और वाजिद अली शाह तक का दौर देखा है, लेकिन कभी दरबारी शायर नहीं बने। उसके पीछे एक वजह थी कि इनका मिजाज ऐसा था कि वो चापलूसी पसंद नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने कभी दरबारी शायर बनना नहीं पसंद किया, लेकिन नवाब की तरफ से इनको वजीफ़ा मिलता रहता था और वक्त वक्त पे नवाबों के यहाँ जाकर अपनी मरसिया ख़ानी करते थे। इत्तेफाक ऐसा है कि उसी दौर में मरसिया ख़ानी के एक और बड़े शायर हुआ करते थे, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, वो भी उसी दरबार में थे। और ये भी कहा जाता है इन दोनों शायरों के बीच में कभी माहौल जो है खुशगवार नहीं होता था, क्योंकि मिर्ज़ा सलामत अली का मिजाज सीधा साधा था, वहीं पर मीर अनीस साहब का मिजाज थोड़ा दूसरा था। वो किसी की चापलूसी नहीं पसंद करते थे, वो दरबारी नहीं बनना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कभी मिर्ज़ा सलामत अली दबी और मीर अनीस साहब ने एक ही साथ एक ही जगह पर कभी अपने शेर नहीं पढ़े हैं। एक बार का आपको मैं वाक़या बताऊं कि नवाब अमजद अली ख़ान ने दोनों लोगों पे बहुत दबाव डाला कि आप आइए और दोनों लोग एक जगह अपने कलाम को सुनाइए। लेकिन आपको मैं इनके मिजाज के बारे में बताऊं कि जब मीर अनीस साहब मेंबर पे बैठे तो उन्होंने अपना कलाम ना पढ़कर अपने भाई का कलाम पढ़ा और वो एक रुबाई पढ़ के उतर गए। ऐसा कहा जाता है कि उस रुबाई में एक तंज था जो मिर्ज़ा सलामत अली के लिए था, क्योंकि उससे पहले का एक वाक़या आपको मैं बता दूं जिससे कि आप उसको जोड़ कर देखेंगे तो समझ में आएगा। नवाब अमजद अली ख़ान ने मीर अनीस साहब से कहा कि वो उनके ख़ानवादे पर कसीदे और रुबाइयाँ कहें, जिसके लिए पहले बार तो उन्होंने हामी भर दी। बाद में मीर अनीस साहब को एहसास हुआ कि उनको दरबार में रहना पड़ेगा, महल में रहना पड़ेगा और उनके शान में कसीदा कहना पड़ेगा। बाद में उन्होंने नवाब अमजद अली ख़ान को मना कर दिया, लेकिन मिर्ज़ा सलामत अली का ऐसा मिजाज नहीं था। इसी वजह से इन दोनों लोगों ने कभी एक साथ किसी भी प्रोग्राम में अपने कलाम को नहीं पेश किया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों के बीच में कोई ऐसा कड़वाहट भरा ताल्लुकात नहीं था, दोनों के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन दोनों के मिजाज अलग होने की वजह से इन दोनों बड़े शायरों ने कभी एक साथ एक मुकाम पर अपने कलाम को नहीं पढ़ा। मीर अनीस साहब जितने अच्छे मरसिया ख़ां थे उतने ही अच्छे अंदाज में मरसिया को पढ़ते थे। ऐसा कहा जाता है कि वो मरसिया पढ़ने के लिए शीशे के सामने घंटों प्रैक्टिस किया करते थे। यही वजह है कि जब वो
منبر پہ بیٹھ کے مرثیہ پڑھتے تھے لوگ، ان کے کلام، ان کے الفاظ، ان کے انداز میں کھو جاتے تھے، ایک الگ ہی ماحول بن جاتا تھا جب میر انیس صاحب اپنے مرثیے کو پڑھتے تھے۔ ایسا کہا جاتا ہے ان کے مزاج کے بارے میں کہ وہ اپنی ٹوپی کو صحیح انداز میں لگانے کے لیے ایک ایک گھنٹے کا وقت لگا دیتے تھے۔ ان کا انداز، ان کی لائف اسٹائل بالکل الگ تھی، اور وہی سب کچھ ان کے مرثیے میں نظر آتا ہے۔ میر انیس صاحب اپنا مرثیے کے لیے کس طرح محنت کرتے تھے آپ کو ایک واقعے سے اندازہ ہو جائے گا۔ وہ کسی شعر کے لیے جب وہ شعر کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا، خود کو ایک کوٹری میں بند کر لیتے تھے، اور وہ تب تک اس کوٹری سے باہر نہیں نکلتے تھے، نہ ہی کھانا پینا کھاتے تھے جب تک کہ وہ شعر پورا نہیں ہو جاتا تھا۔ میر انیس صاحب کا کہنا ہے کہ مرثیہ کہنے کے لیے کلیجہ خون بن کر باہر آ جاتا ہے۔ بالکل وہ صحیح کہتے تھے، کیونکہ ان کے مرثیے کو جب آپ سنیں گے، ان کے کلام کو سنیں گے، تو آپ کی آنکھوں سے خود آنسو آ جائے گا، کیونکہ آپ کے کلام میں اتنا درد ہے، اور ان کا جو انداز بیاں تھا، جن لوگوں نے دیکھا ہے، جو اتہاس کے پنوں میں درج ہے کہ جس طرح وہ مرثیہ خوانی کرتے تھے، لوگ کھو جاتے تھے، اور ان کی مرثیے کا جو انداز تھا وہ بالکل الگ تھا۔ جب ہم نے یہاں پر بات مرزا دبیر کی تو آپ کو بتا دیں کہ دونوں لوگوں میں جو فرق یہ تھا کہ مرزا دبیر اپنے کلام کو بڑی سادگی سے پڑھتے تھے، وہیں پر میر انیس صاحب کا جو کلام تھا، جو انداز بیان تھا، وہ سب سے الگ تھا، کیونکہ وہ اپنے کلام کو جس طرح کہنے میں محنت کرتے تھے، اسی طرح آپ اس کو پڑھنے میں بھی محنت کرتے تھے۔ ہم نے مرزا سلامت علی دبیر کے مقبرے کی ویڈیو بنائی ہے، جس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کو میر انیس صاحب کا مقبرہ دکھایا، جو بہت ہی کم لوگوں کو جانکاری ہے، ان کے زندگی سے جڑی تمام باتوں کو بتانے کی کوشش کیا، جہاں تک ہم نے ان کی زندگی کو کھنگالا ہے وہ آپ تک پہنچایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ جانکاری اور ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ ہمارے چینل ہسٹورک آصف کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ہم آپ کے لیے اسی طرح کے ایتہاسک استھانوں کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اجازت دیجئے آصف کو، پھر ملتے ہیں کسی نئی جگہ کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت۔